नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका, रूस, चीन अब तक जिस अंतरिक्ष की बादशाहत पर अपना एकाधिकार समझते थे, उस वर्चस्व को सीधी चुनौती देने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने एक ऐसा महा ऐलान कर दिया है जिसने पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियों को चौंका करके रख दिया है। श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में रॉकेट के सारे पुर्जे पहुंच चुके हैं। असेंबली लाइन पूरी क्षमता के साथ में काम कर रही है और इसी साल के अंत तक भारत का सबसे धमाकेदार मिशन अंतरिक्ष की हदों को पार करने के लिए लॉन्च पैड पर खड़ा होने वाला है। दशकों से जो तकनीक सिर्फ चंद देशों की जागीर थी, अब भारत उसे पूरी तरह से स्वदेशी दम पर अंजाम देने जा रहा है। दोस्तों, भारत के जिस ऐलान को लेकर के चीन से लेकर के अमेरिका और रूस से लेकर के जापान तक को इंतजार था, आखिरकार इसरो ने उसका आज ऐलान कर डाला है। लेकिन दोस्तों, अब यहां पर हमारे मन में कुछ सवाल बनते हैं कि आखिर इसरो ने अपनी उस सीक्रेट तैयारी को लेकर के ऐसा कौन सा धमाका किया है जिसके बाद अमेरिका और चीन भी अलर्ट मोड पर आ गए हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को कॉस्मिक रेडिएशन से बचाने के लिए इसरो कौन सी अभेद्य तकनीक का परीक्षण करने जा रहा है। और दोस्तों, तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में बन रहा नया स्पेस पोर्ट कैसे ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट का पूरा गेम पलट करके रख देगा। आखिर जब दुनिया ईरान युद्ध और वैश्विक तेल संकट के अंदर उलझी हुई थी, तब इसरो के साइंटिस्ट छिपी हुई लैब में ऐसा क्या कर रहे थे जिसके अब खुलासे ने सबकी होश उड़ा डाले हैं। अंतरिक्ष की रेस में भारत अब सिर्फ एक भागीदार नहीं है, बल्कि एक लीडर बनने की डायरेक्शन के अंदर आगे बढ़ चुका है। दोस्तों, इसरो चीफ ने स्पष्ट कर दिया है कि गगनयान मिशन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इस साल के अंत तक जो लॉन्च होने जा रहा है वो कोई आम सैटेलाइट लॉन्च नहीं है। ये गगनयान का पहला अनमैन्ड यानी कि मानव रहित मिशन होगा। इसके लिए देश के सबसे भारी और ताकतवर रॉकेट LVM-3 के सभी क्रिटिकल कंपोनेंट्स श्री हरिकोटा पहुंच चुके हैं। व्हीकल असेंबली बिल्डिंग में इन हिस्सों को जोड़ने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस रॉकेट को आम रॉकेट से अलग ह्यूमन रेटेड बनाया गया है, जिसका सीधा मतलब है कि इसमें फेल होने की गुंजाइश शून्य है। लेकिन इस पहले मिशन में किसी इंसान को वहां नहीं भेजा जा रहा है, तो फिर इस लॉन्च का असल मकसद क्या है और ये मिशन दुनिया के बाकी अंतरिक्ष मिशनों से अलग कैसे है। तो दोस्तों, असल में इंसान को अंतरिक्ष में भेजना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है उसे वहां सुरक्षित रखना और जिंदा वापस धरती पर लेकर के आना। अंतरिक्ष का माहौल इंसानी शरीर के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। धरती पर हमारे पास वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र की एक बड़ी ढाल होती है जो हमें ब्रह्मांड से आने वाले खतरनाक रेडिएशन से बचाती है। लेकिन अंतरिक्ष में जाते ही ये ढाल खत्म हो जाती है। यहीं पर इसरो की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। दोस्तों, इसरो इस मानव रहित उड़ान में कुछ ऐसे अत्यधिक संवेदनशील और एडवांस सेंसर्स अंतरिक्ष के अंदर भेजने वाला है जो वहां पर मौजूद अदृश्य खतरों का सटीक डेटा धरती के ऊपर भेजेंगे। लेकिन दोस्तों, आखिर ये अदृश्य खतरे क्या हैं जो किसी भी अंतरिक्ष यात्री के लिए सबसे बड़ा जोखिम बन सकते हैं? तो इन खतरों का नाम है गामा किरणें, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन और कॉस्मिक रेडिएशन। अंतरिक्ष में सूरज और दूर की आकाश गंगाओं से लगातार भयंकर एनर्जी वाले कण निकलते हैं। जब कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस के अंदर होता है तो वो सीधे इन खतरनाक किरणों के संपर्क में आ जाता है। गामा किरणें इतनी ज्यादा खतरनाक होती हैं कि वो स्पेसक्राफ्ट की मोटी चादर को पार करके इंसानी डीएनए तक को डैमेज कर सकती हैं। वहीं कॉस्मिक रेडिएशन शरीर की कोशिकाओं पर गहरा और सीधा असर डालती हैं। इसलिए इसरो अपने इस पहले मानव रहित मिशन में क्रू मॉड्यूल के अंदर खास रेडिएशन सेंसर लगा रहा है। ये सेंसर स्पेस के अंदर जाकर के गामा रेज और यूवी रेडिएशन का लेवल मापेंगे। लेकिन दोस्तों, आखिर ये डेटा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? ये डेटा इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके आधार पर इसरो अपने असली गगनयान मिशन के लिए शील्ड तैयार करेगा। जब भारतीय एस्ट्रोनॉट्स स्पेस के अंदर जाएंगे तो उन्हें इन खतरनाक विकिरणों से बचने के लिए किस तरह की सुरक्षा परत चाहिए होगी, इसका सटीक अंदाजा इसी अनमैन्ड मिशन के डेटा से लगेगा।
दुनिया की दूसरी स्पेस एजेंसियों ने ये काम किया है, लेकिन इसरो ये पूरी तकनीक स्क्रैच से बिल्कुल स्वदेशी स्तर पर विकसित कर रहा है। कोई भी बाहरी देश अपनी क्रिटिकल लाइफ सपोर्ट तकनीक दूसरे देश को नहीं देता है। भारत अपने अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए किसी और देश पर निर्भर नहीं रह सकता है। और दोस्तों, यही तकनीकी आत्मनिर्भरता गगनयान मिशन को एक ऐतिहासिक मुकाम पर ले जाती है। लेकिन इसरो का मास्टर प्लान सिर्फ गगनयान तक सीमित नहीं है, उनका विजन इससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ा हुआ है। इसरो केवल अंतरिक्ष में इंसान भेजने की तैयारी नहीं कर रहा है, बल्कि धरती पर अपना बुनियादी ढांचा इतना मजबूत कर रहा है कि आने वाले दशकों में भारत स्पेस लॉन्च का सबसे बड़ा ग्लोबल हब बन जाए। इसी दिशा में इसरो चीफ ने तमिलनाडु के कुलसेकरनपट्टिनम में बनाए जा रहे स्पेस पोर्ट को लेकर के उसने एक बड़ा अपडेट दे दिया है। उन्होंने बताया है कि अगले 2 सालों के अंदर ये स्पेस सेंटर पूरी तरह से बनकर के तैयार हो जाएगा। अब सवाल ये है कि दोस्तों, जब हमारे पास श्रीहरिकोटा के रूप में पहले से ही एक वर्ल्ड क्लास लॉन्च पैड मौजूद है, तो अरबों रुपए खर्च करके एक नया स्पेस पोर्ट बनाने की क्या जरूरत पड़ी? आखिर कुलसेकरनपट्टिनम में ऐसा क्या खास है जो भारत की स्पेस इंडस्ट्री की पूरी तस्वीर ही बदल करके रख देगा? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब भूगोल और रॉकेट साइंस के एक बेहद दिलचस्प नियम के अंदर छिपा हुआ है। श्रीहरिकोटा से जब भी कोई रॉकेट दक्षिण दिशा में यानी कि साउथ पोल की तरफ लॉन्च किया जाता है, तो उसके रास्ते में श्रीलंका आ जाता है। किसी भी देश के ऊपर से रॉकेट उड़ाना अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है, इसलिए इसरो को अपने रॉकेट का रास्ता मोड़ना पड़ता है। उसे साइंस की भाषा में डॉग लेग मैन्यूवर कहा जाता है। हवा में रॉकेट का रास्ता मोड़ने के लिए बहुत सारा कीमती ईंधन खर्च होता है। ईंधन ज्यादा खर्च होने का मतलब है कि रॉकेट कम पेलोड यानी कि कम वजन का सैटेलाइट ही अपने साथ ले जा सकता है। लेकिन दोस्तों, कुलसेकरनपट्टिनम की लोकेशन एकदम अलग है। ये जगह सीधे समंदर की तरफ खुलती है, जहां से लॉन्च होने वाले रॉकेट का कोई रास्ता नहीं मोड़ना पड़ेगा, वो सीधे अपनी दिशा में उड़ेगा। लेकिन इस सीधे रास्ते से भारत को असल में क्या बड़ा फायदा होने वाला है? तो दोस्तों, इस सीधे रास्ते का सबसे बड़ा फायदा इसरो के नए रॉकेट SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को मिलने वाला है। कुलसेकरनपट्टिनम खासतौर पर छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए बनाया जा रहा है। जब रॉकेट को रास्ता नहीं मोड़ना पड़ेगा, तो उसका बहुत सारा फ्यूल बचेगा। दोस्तों, बचे हुए फ्यूल की जगह रॉकेट ज्यादा वजन के सैटेलाइट स्पेस के अंदर ले जा सकेगा। आज दुनिया भर में छोटे सैटेलाइट्स की डिमांड बहुत तेजी के साथ में बढ़ रही है। दोस्तों, इंटरनेट कम्युनिकेशन से लेकर के अर्थ ऑब्जर्वेशन तक हर काम के लिए छोटे सैटेलाइट्स का जाल बिछाया जा रहा है। इसरो का ये नया स्पेस सेंटर इस ग्लोबल डिमांड को पूरी तरह से कैप्चर करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। लेकिन दुनिया भर के देश अपने सैटेलाइट लॉन्च करवाने के लिए भारत के पास आखिर क्यों आना चाहते हैं, जबकि उनके पास खुद की स्पेस एजेंसियां भी वहां पर मौजूद हैं? तो दोस्तों, इसरो ने दुनिया को दिखा दिया है कि बेहतरीन तकनीक के लिए हमेशा बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। इसरो प्रमुख ने साफ कहा है कि भारत अब किसी भी प्रकार के सैटेलाइट्स का निर्माण और लॉन्च बेहद कम लागत में करने की क्षमता हासिल कर चुका है। वेस्टर्न कंट्रीज की स्पेस एजेंसियां जिस सैटेलाइट को बनाने में अरबों डॉलर फूंक देती हैं, इसरो वही काम उससे आधी से भी कम कीमत में कर देता है। इसके पीछे इसरो की फ्रूगल इंजीनियरिंग यानी कि स्मार्ट तरीके से संसाधनों का इस्तेमाल करने की तकनीक है। इसरो हर मिशन के लिए स्क्रैच से सब कुछ नया नहीं बनाता, बल्कि वो मॉड्यूलर अप्रोच अपनाता है। जो तकनीक एक बार सफल हो गई है, उसे थोड़ा बदल करके दूसरे मिशन के अंदर इस्तेमाल कर लिया जाता है। आखिर दोस्तों, भारत की ये कम लागत वाली तकनीक ग्लोबल मार्केट के अंदर क्या इंपैक्ट छोड़ रही है? तो आज स्थिति ये है कि दुनिया के कई देश और बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां भारत की अंतरिक्ष तकनीक में जबरदस्त रुचि दिखा रही हैं। उन्हें पता है कि भारत का सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है और कीमत बहुत ही कम है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो दुनिया में किसी और के पास में मौजूद नहीं है। लेकिन सिर्फ इसरो अकेले पूरे दुनिया का भार नहीं उठा सकता है। सैटेलाइट बनाने और लॉन्च करने की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि इसरो अगर दिन रात भी काम करे, तब भी ग्लोबल मार्केट की ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता है। तो फिर इस समस्या का समाधान क्या है? दोस्तों, इसरो इस विशाल मांग को कैसे पूरा कर सकता है और भारत को ग्लोबल स्पेस लीडर कैसे बना सकता है?
यहीं पर इसरो का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी कदम सामने आता है, वो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। दोस्तों, इसरो ने तय किया है कि वो अपने सालों की मेहनत से बनाई गई तकनीक को अपने तक सीमित नहीं रखेगा। इसरो चीफ ने जोर देकर के कहा है कि तकनीक को प्राइवेट इंडस्ट्री तक पहुंचाना अब सबसे बड़ी प्राथमिकता है, और इसका सीधा सा मतलब यह है कि इसरो रॉकेट और सैटेलाइट्स की डिजाइन तैयार करेगा, उनकी टेस्टिंग करेगा, और जब वो सफल हो जाएंगे तो उन्हें बनाने का ब्लूप्रिंट भारतीय प्राइवेट कंपनियों को सौंपा जाएगा। लेकिन इससे देश को क्या फायदा होगा और क्या भारतीय प्राइवेट कंपनियां इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, जब प्राइवेट कंपनियों के पास इसरो की तकनीक पहुंचेगी तो वो एक कारखाने की तरह सैटेलाइट और रॉकेट का मास प्रोडक्शन यानी कि बड़े पैमाने पर निर्माण शुरू कर देंगे। इससे इसरो का समय बचेगा, जिससे वो गगनयान और चंद्रयान जैसे बड़े और क्रिटिकल रिसर्च मिशंस पर अपना फोकस कर सकेगा। वहीं दूसरी तरफ भारतीय प्राइवेट स्पेस कंपनियां ग्लोबल मार्केट से सैटेलाइट लॉन्च के लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकेंगी। इससे देश में अरबों डॉलर का विदेशी निवेश आएगा, हजारों हाईटेक नौकरियां पैदा होंगी और भारत की अर्थव्यवस्था को एक जबरदस्त बूस्ट मिलने वाला है। दोस्तों, भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के अंदर पहले से ही कई स्टार्टअप्स कमाल कर रहे हैं और इसरो के इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ने उन्हें नई रफ्तार देने का काम कर दिया है। उन्हें अब सीधे स्पेस एक्स जैसी ग्लोबल कंपनियों की कतार में खड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच में भारत का जो गगनयान मिशन है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए बड़ा अहम क्यों है? तो गगनयान सिर्फ एक उड़ान नहीं है, बल्कि ये एक पूरा इकोसिस्टम है। जब भारत अपने दम पर इंसान को अंतरिक्ष में भेजेगा तो दुनिया का कोई भी देश तकनीकी तौर पर भारत का भरोसा करने लग जाएगा। उनका भरोसा भारत के ऊपर कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। गगनयान के लिए हजारों छोटे बड़े पुर्जे भारत की प्राइवेट कंपनियों ने ही बनाए हैं। इस मिशन की सफलता भारतीय प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए एक प्रमाण पत्र का काम करेगी। दुनिया की बड़ी कंपनियां देख करके आश्वस्त हो जाएंगी कि जिस देश की इंडस्ट्री ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के कंपोनेंट्स बना सकती है, वो किसी भी तरह का सैटेलाइट बेहतरीन क्वालिटी के साथ में बना सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक छोटा सा सवाल और है कि क्या गगनयान की सफलता भारत को अमेरिका, रूस और चीन के उस एलिट क्लब के अंदर शामिल कर देंगी जहां अंतरिक्ष के असली सुपर पावर बैठते हैं? तो बिल्कुल दोस्तों, गगनयान मिशन की सफलता के बाद भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जिनके पास इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने और सुरक्षित वापस लाने की क्षमता है। ये सिर्फ विज्ञान की जीत नहीं होगी, बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में भारत के दबदबे की सबसे बड़ी घोषणा होगी। अंतरिक्ष आज के समय में सिर्फ रिसर्च की जगह नहीं है, ये एक रणनीतिक और आर्थिक ताकत का नया मैदान है। जो देश अंतरिक्ष पर राज करेगा वही भविष्य की तकनीक, कम्युनिकेशन और डेटा पर कंट्रोल करेगा। इसरो की तैयारियां बिल्कुल स्पष्ट संदेश दे रही हैं कि भारत का पहला मानव रहित मिशन अब सिर्फ समय की बात नहीं रह गया है। दोस्तों, इस साल के अंत में होने वाली पहली मानव रहित उड़ान में क्या क्या परीक्षण होने वाले हैं? तो इस पहली उड़ान में रॉकेट की क्षमता, क्रू मॉड्यूल्स की मजबूती और सबसे अहम क्रू एस्केप सिस्टम का टेस्ट होगा। क्रू एस्केप सिस्टम वो तकनीक है जो लॉन्च होने के दौरान अगर रॉकेट में कोई खराबी आ जाए तो अंतरिक्ष यात्रियों के कैप्सूल को तुरंत रॉकेट से अलग करके सुरक्षित दूरी पर ले जाया जाता है। इसरो इस सिस्टम का पहले ही टेस्ट कर चुका है, लेकिन अब इसे असल मिशन प्रोफाइल में परखा जाएगा। जब ये अनमैन्ड मिशन अंतरिक्ष में जाएगा तो ये पृथ्वी के चारों ओर उसी कक्षा में चक्कर लगाएगा जहां असली एस्ट्रोनॉट्स को जाना है। सेंसर रेडिएशन का डेटा जमा करेंगे, सिस्टम का तापमान चेक होगा और फिर क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित तरीके से बंगाल की खाड़ी में लैंड करवाया जाएगा। दोस्तों, क्या इस मिशन की सफलता सीधे अंतरिक्ष यात्रियों की उड़ान का रास्ता साफ कर देगी? तो यही इस मिशन का प्रोसेस का सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। अगर इस साल के अंत में होने वाला ये मिशन 100% सफल रहता है तो इसरो एक और मानव रहित मिशन लॉन्च करेगा जिसमें व्योम मित्र नाम का ह्यूमनॉइड रोबोट भेजा जाएगा। वो रोबोट बिल्कुल इंसान की तरह अंतरिक्ष में बर्ताव करेगा और क्रू मॉड्यूल्स के सारे कंट्रोल्स को ऑपरेट करेगा। इन दोनों मिशनों का डेटा जब पूरी तरह से सुरक्षित साबित हो जाएगा तभी भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को गगनयान के अंदर बैठा करके अंतरिक्ष के लिए रवाना किया जाएगा। दोस्तों, इसरो कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहता है क्योंकि इंसानी जान की कीमत किसी भी स्पेस रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा बड़ी है।
और भारत यही काम कर रहा है। दोस्तों, इस मामले में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।